हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पंक्चुएशंस का। आप में से कई बच्चों ने मैसेज भी किया था कि मैम पंक्चुएशन पे एक लेक्चर चाहिए हमें, तो हम पंक्चुएशन को बेसिक से प्रॉपर डील करेंगे। बेसिक से एडवांस कह लो, ऐसा बेसिक से एडवांस तो कुछ होता नहीं है पंक्चुएशन में। जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, हम वो सारे के सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो टॉपिक की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेके एसएसबी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इवन आपके टीचिंग के एग्जाम्स जो रहते हैं ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो हम इसको आराम से डील करेंगे। आज हम करेंगे बिगिनिंग इस टॉपिक की। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी हुई है और उस पर आपको सामने दिख रहे हैं कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सिंबल लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे कॉमा का, देन यू हैव सेमी कॉलन, देन कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफे, कोट्स, डबल कोट्स, हाइफन, डैश, स्लैश बोलो, उसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। देन ब्रैकेट्स होती है, एक होती है हमारी राउंड ब्रैकेट जिसको कहा जाता है पैरेंथेसिस, एक होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। देन एलिप्सिस होते हैं, 3 डॉट्स, ठीक है ना, 3 या 4 डॉट्स जो होते हैं उनको हम एलिप्सिस बोलते हैं। नॉर्मली एलिप्सिस में 3 डॉट्स होते ही होते हैं, ठीक है ना। देन हमारा एस्टेरिस्क का मार्क होता है, ठीक है ना। तो जितने मैंने पिक्चर लगाए हैं ना, ये सारे के सारे ही आपके लिए तकरीबन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमें तो फुल स्टॉप में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें समझ है कि फुल स्टॉप कब लगाते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क का भी समझ आ जाता है। हम दिक्कत हमें कहाँ पे होती है, दिक्कत हमें होती है डैश के केस में, हाइफन के केस में दिक्कत रहता है हमें। ये जो कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हमें यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन हर एक पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको एक बार फिर से। जो हम ये साइन होता है ना डॉट का, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, और इसी के लिए एक वर्ड निकला है पीरियड, ठीक है ना। इसी को आपने वर्ड सुना होगा, क्या? पीरियड भी कहते हैं। नॉर्मली जो ये पीरियड वर्ड होता है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है ना। कहाँ पे? अमेरिकन इंग्लिश में। रेस्ट ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम फुल स्टॉप ही कहते थे। ये आजकल ज़्यादा चल रहा है पीरियड वाला, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है, डॉट इज योर फुल स्टॉप, वहीं सिंगल, ये दिस इज योर कॉमा, ठीक है ना। और आपको पता है हम कॉमा लगाते हैं आमतौर पे पॉज देने के लिए, हल्का सा ब्रेक देना होगा सेंटेंस में तो हम लगाते हैं कॉमा, लेकिन सिर्फ इतना ही कॉमा का यूज़ नहीं है। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। देन आपको पता है दिस साइन इज फॉर क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क का साइन है ये, और इसको हम यूज़ कब करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ योर इंटैरोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है ना। कहाँ यूज़ करते हैं? इंटैरोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है ना, जहाँ पे इंटैरोगेशन हो रही है। इसके अलावा दिस साइन इज फॉर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है ना। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोल लो या एक्सक्लेमेटरी मार्क बोल लो। अब जब दो बिंदु साथ में आते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, इसको हम कहते हैं कॉलन, ठीक है ना। और सेमी, देखो नाम में कहा है कि आधा है ना, तो एक बिंदु होगा और एक कॉमा होगा, ये होगा ना हाफ, तो इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है ना। वैसे ही अगर कहें तो दीज टू आर ब्रैकेट्स, है ना। इसी को मैंने अभी कहा था पैरेंथेसिस कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स में आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना। देन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए हमारे, ठीक है ना, ये होगी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देन वी हैव दिस डबल कोटेशन, इसको हम बोलते हैं कोटेशन मार्क, है ना। क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क। तो समझ आ रहा है कि इनको हम कोटेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नरेशन, आप टॉपिक पढ़ा है ना आपने, आप वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में नरेशन से क्वेश्चन बनता है, इस हिसाब से यहाँ से देखा जाए तो अगर। देन वी हैव एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे ये साइन होता है ना एपोस्ट्रोफे का, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। देन एक होता है स्मॉल डैश। स्मॉल डैश इसको हम बोलते हैं हाइफन। एक साइज में थोड़ा बड़ा डैश होता है, इसको आप कहते हो डैश। लेकिन इस साइज से हम इसको पहचान नहीं सकते ना, कि मैं बोलूँ कि स्मॉल साइज होगा तो हाइफन होगा और बड़ा साइज होगा तो डैश होगा। डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये जितने मैंने भी लिखे ना 10-12 नाम, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। और इन्हीं को हम वन बाय वन अभी करेंगे। अब ज़रूरत क्या पड़ती है हमें पंक्चुएशन की? सिंपल सी अगर हम बात करें ना, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? कन्वे करना अपनी मीनिंग को। देखो, कन्वे करना सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, टू कन्वे बोल लो आप, या सेंटेंस के अंदर क्या आइडिया निकल के आ रहा है या क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, उसको कहना, उसको ख़त्म करना लास्ट में, उसको हम कहते हैं क्या? हम यूज़ करते हैं उसके लिए पंक्चुएशन मार्क। इसमें कहती हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन,
कितना विचित्र या कितना सुंदर सीन है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, सीन को डिस्कस कर रही हूँ ना, तो अब देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब क्या निकल के आएगा यहाँ से इसका कि मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर ब्यूटीफुल सीन, क्या सीन है ब्यूटीफुल, है ना, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लेकिन हम यहाँ पे गलत हो जाएंगे ना। अब मुझे यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं बढ़ा के बात कह रही हूँ ना, ठीक है ना, एम्फोसिस दे रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एम्फोसिस दे रही हूँ कि वाकई क्या सीन ब्यूटीफुल है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं को वन बाय वन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे अभी वर्ड जो था आपका साइन पंक्चुएशन का, दैट इज योर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कह लो, इसी को आपने कहा पीरियड भी। अगर एग्जाम में फुल स्टॉप ना दिया हो, पीरियड लिखा हो, तो भी समझ जाना है। वैसे जेके एसएसबी के एग्जाम में डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं, लेकिन हाँ टीचिंग एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिंबल इज दिस डॉट, है ना। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस जब होता है उसकी बिगिनिंग किससे होती है, हम सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से और एंड करते हैं उसको हम फुल स्टॉप पे, है ना। बिगिनिंग होती है कैपिटल लेटर से और एंड करते हैं फुल स्टॉप से। तो हम लास्ट में क्या लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम क्या है, मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो देख लो सेंटेंस को बिगिन किससे किया है मैंने, राम से, तो मैंने आर क्या लगाया है, कैपिटल में। राम ही मेरा दोस्त है, तो लास्ट हमारी बात यहीं खत्म हो रही है। तो फिर मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे मैंने वहाँ पर एंड में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आई होप समझ आ गया होगा। बेसिक है, डिफिकल्टी कुछ नहीं है। तो फुल स्टॉप आमतौर पे कहाँ लगाते हैं, किसी भी सेंटेंस को खत्म करना होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके अलावा एब्रीवेशंस कुछ ऐसी होती हैं, लाइक हम डॉक्टर के लिए यूज़ करते हैं DR। तो जब हम डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो DR के बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर राम, डॉक्टर घनश्याम, है ना। तो इस तरह से हमने डॉट लगा दिया। या मैं कहूँ शी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ रही है, अभी वो एक काम कंटिन्यूस कर रही है ना, तो शी इज स्टडिंग है, तो एंड मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। देखो बिगिनिंग किससे होगी, एस क्या, शी का कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा है फुल स्टॉप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इससे इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, क्वेश्चन मार्क, और इसका सिंबल भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन मार्क हम यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई इंटरोगेशन या कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। और आमतौर पर जब क्वेश्चनिंग होती है तो वर्ब पहले आती, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ व्हाट यू आर डूइंग, और साथ में लिखूँ मैं व्हाट आर यू डूइंग। अब इन दोनों सेंटेंस में से हमारा सेंटेंस सही वाला कौन सा, इट्स ऑब्वियस जो सेकंड सेंटेंस है ये हमारा सही है। क्यों सही है यहाँ पे ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आर क्या हमारा वर्ब है और यू क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन व्हाट से हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो देखो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना, तो इसका मतलब क्या, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होगा, ठीक है ना। या मैं कहूँ विल यू प्लीज हेल्प मी, या विल यू हेल्प मी। अब देखो इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे अब क्वेश्चनिंग जो है ना हमारी, ये व्हाट से नहीं हुई, विल से हुई। ये हमारी क्वेश्चनिंग किससे हुई, मॉडल वर्ब से हुई, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको बार बार बताया हुआ है कि क्वेश्चनिंग हमेशा WH, आपको लगता है ना कि हमेशा क्वेश्चनिंग जो होती है WH वर्ड से होती है, ज़रूरी नहीं है। WH वर्ड का मतलब क्या कहते हैं, व्हाट, whom, why, when। इसके अलावा हमारी क्वेश्चनिंग जो होती है वो मॉडल वर्ब से भी हो सकती है, कैन से, कुड से, ठीक है ना। इनसे भी हमारी क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। वही मैं कहती हूँ व्हाट अ कोल्ड डे, वाकई क्या ठंडा दिन है आज का, है ना। तो अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा ना, यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। क्यों, क्योंकि इस वर्ड के थ्रू अब मैं क्या कर रही हूँ, सेंटेंस पे मैं एम्फोसिस दे रही हूँ, टू एम्फोसाइज कर रही हूँ मैं चीज़ को, ठीक है ना। तो जहाँ पे एम्फोसिस दिया जाता है वहाँ पे हम साइन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब देखो बिगिनिंग यहाँ पर भी किससे हुई, वर्ड से हुई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आप नरेशन में यूज़ कर लेते हो, अगर ध्यान हो नरेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ही आस्क्ड मी कॉमा डबल कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, लास्ट में हमने लगाया कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो डायरेक्ट स्पीच है ना हमारी, और देखो यहाँ पे कोटेशन यूज हुआ है डबल, तो कहीं ना कहीं कोटेशन मार्क वाला साइन भी यूज हो गया। अब देखो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो हमने पॉज भी ले लिया, तो हमने कॉमा भी लगा दिया, लेकिन उसके आगे का कंस्ट्रक्शन देखो आप लोग, लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट हमारा क्वेश्चनिंग हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आर क्या हमारा वर्ब है एंड देन यू हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क पहले होगा फिर कोटेशन क्लोज होगी, ठीक है ना।
तो इसी का आप बनाते हो ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ही आस्क मी को आप चेंज करते हो, ही आस्क मी, फिर कॉमा हटा देते हो। अब यहाँ पे WH वाला है तो आप दैट लगाओगे नहीं, WH से करते हो स्टार्टिंग, है ना। तो इस हिसाब से आप इसका इनडायरेक्ट भी बनाते हो एग्जाम में। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा अभी क्वेश्चन मार्क वाले में कि नॉर्मली क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं वो वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होगा। इसके अलावा जहाँ पर भी क्वेश्चनिंग होती है, फिर चाहे वो WH वर्ड से हो या किसी मॉडल वर्ब से हो, ठीक है ना, किसी हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हम वहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है ना। इतना ही आपने इसका भी ध्यान रखना है एग्जाम में, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन मार्क वाले को, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट में भी करवाऊंगी ना आपको, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। पहले हम कर लेते हैं कॉमा वाला, फिर मैं करवाऊंगी एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्यों? क्योंकि कॉमा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कॉमा का सिंबल क्या था, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉमा। एंड कॉमा बताता क्या है, पहली चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा शॉर्ट पॉज की बात करता है। जो हम हल्का सा विराम या हल्की सी ब्रेक लेते हैं ना, उसके लिए उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ शॉर्ट पॉज जब लेंगे तो हम कॉमा को लगाएंगे। अब कैसे इसको यूज़ करना है, देखो जब भी बहुत सारे आइटम्स हो ना लिस्ट के अंदर दी हुई हमें, ठीक है ना, तो उनको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लो आप, सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट। बहुत सारे आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ आई बाउट एप्पल्स एंड मैंगोज, ठीक है ना। अब देखो इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि मैंने क्या खरीदे, मैंने एप्पल्स खरीदे, मैंने मैंगोज खरीदे, लेकिन यहाँ पे दो ही आइटम्स की बात है ना, कि एप्पल्स और एक मैंगोज। जब दो ही आइटम्स की बात है तो हमने क्या लगाना है, बीच में एंड लगाना है, फिर तो हमने कॉमा नहीं लगाना है। और देखो बिगिनिंग हुई है आई से, आई हमारा क्या है, बिगिनिंग लेटर है हमारा, तो किससे स्टार्ट किया हमने इसको, हमने जो कैप्स में कैपिटल में स्टार्ट किया, और एंड में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, क्योंकि हमारे सेंटेंस अभी यहीं पे खत्म हो रहा है। वहीं अगर सेंटेंस को मैं लिखती, अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखते, आई बाउट, ठीक है ना, आई बाउट एप्पल्स मैंगोज, और मैं कुछ डाल देती हूँ ऑरेंजेस, फुल स्टॉप। अब ध्यान दो, इस सेंटेंस में मैंने 3 आइटम्स लिखी हैं, ठीक है ना। जब दो आइटम्स थी तो हमने क्या कर दिया, हमने एंड लगा के बात को खत्म कर लिया, जैसे राम एंड श्याम, है ना। अब जब 2 से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मैं क्या बोलने का मतलब है इसका, आई बाउट मैंने खरीदे एप्पल्स, खरीदे, पॉज लिया तो हमने लगा दिया पॉज के लिए कॉमा, फिर हमने मैंगोज खरीदे, अगेन हम कॉमा लगाएंगे। अब 3 आइटम है ना, मतलब 2 से ज़्यादा आइटम है, तो यहाँ पे क्या लगे, अब यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, सेपरेट करता है आइटम्स को किसी भी लिस्ट में, लेकिन आइटम्स कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो उस सेंटेंस में, उस फ्रेज में, उस क्लॉज में हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और आमतौर पे कन्फ्यूजन क्या रहती है बच्चों को, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन रहती है कभी कभार, कि जब हम इनको लिखते हैं 3 आइटम्स को, लाइक आई बाउट एप्पल्स, ऑरेंजेस, या एप्पल्स मैंगोज, यहाँ मैंने कॉमा लगाया है, कभी कभार यहाँ पे कॉमा नहीं भी लगाया होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो इसको ऐसे भी लिखा होगा ना, अगर आई बाउट एप्पल्स कॉमा मैंगोज एंड ऑरेंजेस, तो भी गलत नहीं है। अब गलत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड कर दिया ना, इसके और इसकी बात में एंड कर दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे यहाँ लगाना चाहिए, राइट वे है, लगाया होना चाहिए, क्योंकि ये 3 सेपरेट आइटम्स थी। तो एंड के बाद, इस एंड के बाद यहाँ पे कॉमा होगा ना, तो वो गलत है। अगर यहाँ से पहले कभी कभार दिया हो तो सही माना जाता है, लेकिन इस एंड के बाद वाला कॉमा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला क्या कहा हमने, सेपरेट करता आइटम्स को किसी भी एक लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम अपना कॉमा को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 1। सेकेंड, जब सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, कोई एक्स्ट्रा बात जो इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती कि उसको हम स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं उस टाइम पे कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई कॉमा द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीता हैव रिसीव्ड द बुक। इसका मतलब क्या है कि मैं जो कि क्या हूँ, मैं क्या हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, किसकी, सीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसने पार्सल रिसीव किया, मतलब मैंने पार्सल रिसीव किया। देखो अब आई के बाद पॉज लिया हमने, तो हमने कॉमा लगा दिया। अब ये जो आई, ये जो बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीता है ना, ये हमारे लिए क्या है, ये एडिड चीज़ है ना। अगर ये नहीं होता लिखा तो भी सेंटेंस कंप्लीट था ना, कि आई हैव रिसीव द पार्सल, लेकिन मैं बता रही हूँ खुद से कि क्या हूँ, मैं ही सीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना। तो सीता के बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या हूँ, सीता की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो कॉमा मैंने ही क्या किया, रिसीव किया उस पार्सल को या उस बुक को। आई होप समझ आ गया होगा। जब भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको भी हाईलाइट करने के लिए हम उन जगह पे पॉज को लगा लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट,
जो थर्ड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको हम डील करते हैं, थर्ड जो कॉमा का रूल है ना इसको हम डील करते हैं कुछ कंजक्शंस के साथ, ठीक है ना, और उनको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये वाला रूल का खास ध्यान रखना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और ये हमारे पास सिर्फ 7 ही होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनका नाम आपको याद रखना है फैन बॉयज़ से, ठीक है ना। आप जब गूगल करोगे ना इनको तो ये आपको ऐसे दिखेंगी फैन बॉयज़ के नाम पे, ठीक है ना, शॉर्टकट वे इसको लर्न करने का, फैन बॉयज़, ठीक है ना। अभी फैन में क्या क्या वर्ड्स हैं आपके, एक फॉर हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से और हो गया, वाई से येट हो गया, एंड एस से सो हो गया। जो 7 वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और ये वाली कंजक्शंस भी यूज़ करती हैं अपने साथ कॉमा का, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको अच्छे से, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए भी। मैं कहती हूँ आई लाइक टॉफ़ी एंड चॉकलेट्स। मुझे क्या पसंद है, टॉफ़ी पसंद है और साथ में चॉकलेट्स पसंद है। देखो ये एंड से जोड़ रहा है ना टॉफ़ी को और चॉकलेट्स को, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है ना। अभी हमने कहीं कॉमा नहीं लगाया ना, ये हमारी नॉर्मल सेंटेंस है कि यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया, एंड, और एंड हमारी क्या है, कंजक्शन तो है ना, एंड हमारा कंजक्शन का काम भी करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमा कैसे रोल प्ले करता है, देखो जब भी हम एंड को यूज़ करेंगे ना, अगर हमारा कॉमा दिखाना है हमें सेंटेंस में, तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसके पहले और उसके बाद में क्या होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। पहले और बाद में क्या होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसके लिए आपको क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन, सॉरी कंसेप्ट को पता होना चाहिए। मैंने कहा था ना क्लॉज में हमारे पास क्या होते हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्लॉज होते हैं हमारे पास 2 तरह के, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट अकेला होता है तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि उसने क्या किया था, ही वर्कड, एक सेकेंड, हार्ड बट ही फेल, है ना, उसने क्या किया था, काफ़ी मेहनत किया था लेकिन वो क्या होगा, फिर भी फेल हो गया, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो बट है हमारा, ये कंजक्शन है यहाँ पे, तो आपको क्या देखना होता है, इसके पहले वाले पार्ट को और इसके बाद वाले पार्ट को। देखो ही फेल्ड मतलब वो फेल हो गया, ये खुद में कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और क्लॉज में होता क्या है आपका, क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये तो पता ही है हम लोगों को, है ना। देखो यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट है, और फेल क्या, वर्ब है। अगर इसके बट के पहले वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो कहीं ना कहीं ये देखो ही वर्कड हार्ड, उस वो मेहनती है ना, ही वर्कड हार्ड, तो ये भी खुद में कैसा क्लॉज है, ये भी खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज नंबर 1 है, ये क्लॉज नंबर 2 है, जुड़े किससे, हमारी कंजक्शन से। तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब कहाँ करेंगे, देखो ही वर्कड हार्ड लिखा है हमने यहाँ पे, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ही वर्कड हार्ड। अब जो ये, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे ये ही वर्कड हार्ड, पॉज लिया हमने, फिर हमने अपनी बात की, तो फिर यहाँ पे कॉमा आना चाहिए ना, बट ही फेल, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। इसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं ना सेंटेंस को, इसको मैं अगर लिखूँ, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, देखो यहाँ पर हमने बट का यूज़ किया ना, लेकिन बट के बाद क्या आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना, ओनली आपको फेल्ड वर्ब दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला ना, ये वर्ब है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। देखो क्लॉज होने का पहला रूल क्या है, क्लॉज होने का पहला रूल है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। इसके पास बट के बाद सब्जेक्ट है नहीं, ओनली वर्ब है, मतलब ये वर्ब है। लेकिन इससे पहले देख लो, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो नहीं है। लेकिन अभी हमने कहा जब हमारी काम करेगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, तो क्या होना चाहिए, उसके पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, तब जाके हम कॉमा लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाती ना, यहाँ पे ही वर्कड हार्ड के बाद कॉमा, तो मैं गलत थी, ठीक है ना। ध्यान रखना एग्जाम में कब लगेगा कॉमा, जब दो, लिख लो इस पॉइंट को, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होंगी, ठीक है ना, उनके बीच में क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगी, तो यूज़ करते हो कॉमा आप पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में। आई होप समझ आ गया होगा। ये रूल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम समझने के लिए। आई हैव स्पोकन टू हर, मैंने उससे बात किया, एंड
शी हैज़ कन्फर्म्ड, और उसने कन्फर्म किया, शी हैज़ कन्फर्म द न्यूज़। ठीक है ना, ये आपका एक बेसिक सेंटेंस है। मतलब क्या निकल के आ रहा है, मैंने उससे बात किया और उसने न्यूज़ को कंफर्म किया। देखो यहाँ एंड जुड़ा है। अब इसके पहले वाले पार्ट को और इसके बाद वाले पार्ट को देखो। पहले में लिखा आई हैव स्पोकन है, सब आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मतलब ये खुद में कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो आई हैव स्पोकन टू हर, खुद में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने उससे बात किया। ठीक है ना, वही लिखा है शी हैज़ कन्फर्म, शी उसने कन्फर्म भी किया है द न्यूज़, तो ये खुद में भी कैसी बात है, कंप्लीट बात है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब का हमें मिक्सचर दिख रहा है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हैं किससे, एंड, सॉरी एंड हमने अभी पढ़ा है फैन बॉयज में कि एंड हमारी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो एंड से पहले यहाँ पे क्या आना था, कॉमा आना था। आई हैव स्पोकन टू हर, फिर कॉमा आता, देन एंड आता। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ यूसेज ऑफ, आप कह लो कॉमा का यूज में सबसे ये इंपॉर्टेंट केस रहता है आपका। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रूल होता है ना, इसी में रूल कह लो या आप कह लो कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो जो नेक्स्ट टाइप रहती है वो रहती है आपके डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है ना, विद डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मतलब जो खुद पे किसी पे डिपेंड है। देखो मैंने अभी कहा ना आपको, दो तरह की क्लॉज है हमारे पास। मैंने कहा अभी दो तरह की क्लॉज, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिपेंडेंट जो होता है वो किसी ना किसी पे डिपेंड होता है अपनी बात को कहने के लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इसकी भी। मैं लिखती हूँ व्हेन ही कम्स, क्या खुद में कंप्लीट बात है, नहीं ना। व्हेन ही कम्स क्या, व्हेन ही कम्स, जब तक मैं इसके आगे लगा दूँ आई विल गो। अगर मैं लगाती हूँ व्हेन ही कम्स कॉमा आई विल गो, जब ही वो आएगा तो ही मैं जाऊँगी, मतलब खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब ये जो व्हेन ही कम्स है ना, खुद में ये कैसा क्लॉज है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज। ये कैसा क्लॉज है हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है अपनी। और ये आई विल गो क्या, खुद में मैं चला जाऊंगा, खुद में क्या है, पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, या मैं कहूँ ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि वो वर्कड हार्ड करता है, खुद में कंप्लीट बात नहीं है ना। जब तक मैं कुछ इसको यूज़ करूँ आगे कॉमा, ही फेल्ड, लेकिन फिर भी क्या होता है, फेल्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑल्दो ही वर्कड हार्ड खुद में कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है ना, तो इसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया। देखो जब डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज के तुरंत बाद कॉमा लगाओगे, वहीं जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो आपको ध्यान क्या देना है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ेंगे किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जो मैंने अभी बताया, तो आप उससे पहले कॉमा को लगा लोगे। ठीक है ना, इसके अलावा आप कॉमा का यूज़ करते हो विद डेज, डेट्स, मंथ्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, यूज़ ऑफ कॉमा विद, इसको आप कैप्स में कर लोगे तो बेटर रहेगा। डेज, डेज, डेट स्लैश मंथ्स के साथ आप कैसे कर लेते हो इसको, जैसे मैं कहती हूँ ही वॉज born on 4th August, 1992। वो कब पैदा हुआ है, 4 अगस्त 1992 में। तो ये 4 अगस्त के बाद मैंने क्या कॉमन नेचुरल लगा ना ऑटोमेटिकली, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो इस तरह के, और एंड में क्या करते हो, फुल स्टॉप लगा लेते हो, पीरियड लगा लेते हो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, जब भी डेट वगैरह की बात की जाती है तो भी हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको हम वहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। या मैं कहूँ ही लिव्स इन जम्मू, ही लिव्स इन जम्मू। अभी जम्मू कहाँ, अगर तो इतना है तो सेंटेंस में फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन अगर मुझे बताना होगा कि जम्मू कहाँ है, जम्मू इंडिया में है, तो मैं इंडिया से पहले क्या कर दूँगी, कॉमा लगा लूँगी, इंडिया के बाद अपना फुल स्टॉप को लगा दूँगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस रहेगा कॉमा का, टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का अगर हमें सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन देना हो ना, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना हो, तब भी हम क्या करते हैं, अपना कॉमा यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ राम प्लीज़ कम हियर, राम यहाँ आओ। अब देखो ये मैंने स्ट्रेस किस पे दिया है, मैं चाहती हूँ मेरा स्ट्रेस इस राम पे रहे, और सेंटेंस में राम क्या है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। तो राम के तुरंत बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया कि राम तुम्हें ही आना ना, तो प्लीज़ कम हियर। ठीक है ना, या मैं सेंटेंस लिखूँ दिस इज़ माई फ्रेंड कॉमा प्रिया। ठीक है ना, ये मेरी दोस्त है प्रिया। तो यह देखो मैंने क्या किया, फिर से बता मैं किसके बारे में रही हूँ, प्रिया के बारे में। तो ये प्रिया हमारा क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो दिस इज माय फ्रेंड, मैं स्ट्रेस किस पे दे रही हूँ, प्रिया पे, तो मैंने प्रिया से पहले क्या लगा लिया,
कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही ध्यान देना है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में देखो मैंने 3 ही करवाए हैं फिलहाल आपको आज, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाता है, अब देखो एग्जाम में क्या किया होता है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ क्वेश्चन आपके सामने, द PM, या इसको प्रॉपर लिख लो पूरा, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, अ ग्रेट ओरेटर, इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या है, ग्रेट ऑरेटर है जो इम्प्रेस करते हैं ऑडियंस को, जिसने इम्प्रेस कर दिया ऑडियंस को, ठीक है ना। अब देखो या तो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, क्या क्या होगा, आपको कोई एक वर्ड इसमें से मान लो ये ऑरेटर वर्ड है, ये लिख दिया होगा, इसके बाद कॉमा भी लगा दिया होगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ऑरेटर के बाद सेमी कॉलन लगा दिया होगा, एक में ऑरेटर के बाद कुछ नहीं लगाया होगा, या एक में ऑरेटर के बाद इस तरह से लगा दिया हो, है ना। या तो एक फिलअप बन जाता है, आपको इसके बाद कुछ लगाना होता है, या आपको 4 स्टेटमेंट सेम लिख के दी होती है 1 2 3 4, और आपको सही वाले जिसमें आपको प्रॉपर सही में सब कुछ दे रखा होता है, आपको वो चूज़ करनी होती है। अभी हमने जो पढ़ा है फिलहाल हम उतना ही पढ़ेंगे, मैंने आपको सेमी कॉलन नहीं कराया, मैंने आपको डैश नहीं करवाया, है ना, कॉलन नहीं करवाया, तो उसको हम फिलहाल, ये मैंने सेमी कॉलन नहीं करवाया, कॉलन नहीं करवाया आपको, तो उसको फिलहाल छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। अभी देखो आपको बस इसको देख के बताना है कि इसमें क्या गलती है, या आपको यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करना है। तो देखो द प्राइम मिनिस्टर है ना, हम इसकी बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो मतलब हमने स्ट्रेस दिया है प्राइम मिनिस्टर पे, वही क्या है खुद में एक ग्रेट ऑडिटर है, मतलब हम बताना चाह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑडिटर है, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है, द प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा हमने स्पेस दिया, हमने ब्रेक लिया, फिर हमने कहा कि वो ग्रेट ऑडिटर है ना। हमने फिर ब्रेक लिया, हमने फिर से क्या लगाया, कॉमा लगाया, इम्प्रेस दी ऑडियंस, उन्होंने इम्प्रेस किया ऑडियंस को। तो इस तरह से हमने सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करना होता है। आई होप समझ आया होगा। तो एग्जाम में क्या होता है, आपके सामने इसी तरह से क्या होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है ना, और आप वहीं पे गलती कर देते हो, या क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लिख लेती हूँ, डिड यू इंजॉय माई परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया होगा, एक में लिखा होगा डिड यू इंजॉय माई परफॉर्मेंस, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया होगा, फिर लिखा होगा डिड यू इंजॉय माई परफॉर्मेंस, आगे फुल स्टॉप लगा दिया होगा, या लिखा होगा डिड यू इंजॉय माई परफॉर्मेंस, आगे सेमी कॉलन लगा दिया होगा। 1 2 3 एंड 4, आपको इनमें से किसी एक को चूज करना होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में लिखा होता है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है ना, या तो इस फॉर्म में आएगा या ये ब्लैंक की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देख के भी आप बता दोगे कि डिड से स्टार्ट है, मतलब क्वेश्चनिंग हो रही है, पूछा जा रहा है कि तुमने मेरी परफॉर्मेंस एंजॉय किया, तो पहले वाला क्या हमारा सही है, एक्सक्लेमेटरी फुल स्टॉप या सेमी कॉलन तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको आज जो मैंने बेसिक करवाए 3 पंक्चुएशन मार्क के आपको मैंने करवाए, आपको समझ आगे होंगे। बाकी जो मेन हमारे कॉलन है, सेमी कॉलन है, ठीक है ना, या डैश कह लो, हाइफन कह लो, ये मैं आपको कल के वीडियो में करवाऊंगी। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।